नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2022 की मनोविज्ञान की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस है मनोविज्ञान की, एनवायरनमेंट की, संस्कृत पेडागोजी की और साथ ही में दोस्तों हिंदी पेडागोजी की, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। आपके ऑप्शन है स्कीनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या फिर वॉटसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट सीटेट एग्जाम हुए हैं ना उनमें दोस्तों काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, ठीक है ना दोस्तों। और याद रखना अमेरिका में विलियम जेम्स को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है दोस्तों? विलियम जेम्स को माना जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर स्किनर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि स्किनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो स्किनर है ना इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और इन्होंने दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया है। किस पर प्रयोग किया है? चूहों पर प्रयोग किया है। कंप्लीटली हम लोगों ने स्किनर के सिद्धांत को डिस्कस कर रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से देख लें। अब बुटवर्थ की बात करें दोस्तों, तो बुटवर्थ क्या कहते हैं, जो वंशानुक्रम और वातावरण है ना, ये क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण का जो गुणनफल होता है ना वही मानव का विकास होता है, ठीक है ना। और वॉटसन जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो व्यवहारवाद है उसके जनक किसे माना जाता है, तो वॉटसन जी को ही माना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो ईगो है, ठीक है ना, क्या है? ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है आत्म प्रेम, वस्तु लिबिडो, ईगो मनोग्रंथि या फिर ईगो सिंटोनिक। तो दोस्तों जो ईगो लिबिडो ये वर्ड है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। अब सिगमंड फ्राइड कौन है दोस्तों? तो सिगमंड फ्राइड जो है ना दोस्तों, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था और उन्होंने मन के 3 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना। कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना। और इन्होंने जो व्यक्तित्व है उसके भी 3 भेद बताए। कौन कौन से? एड हो जाएगा, ईगो हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सुपर ईगो हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखते जा रहा है, आप समझ जाइएगा। तो ईगो लिबिडो का जो अर्थ है ना वह क्या होता है? आत्म प्रेम होता है। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि जो स्वप्न विश्लेषण है, क्या कौन सी दोस्तों? स्वप्न विश्लेषण जो पुस्तक है, ठीक है ना, कौन सी? स्वप्न। तो ये जो पुस्तक है ना ये किसने लिखी है? ये सिगमंड फ्राइड जी ने ही लिखी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, संवाद विधि के जनक किसे माना जाता है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों अरिस्तु, आर्मस्ट्रॉन्ग, सुकरात या फिर प्लेटो। तो संवाद विधि के जनक की हम यदि बात करें तो प्लेटो जी जो है ना इनको संवाद विधि के जनक के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? द रिपब्लिक। क्या है दोस्तों? द रिपब्लिक जो बुक है ना वह किसने दी है, मतलब किसने लिखी है दोस्तों? तो यह प्लेटो जी ने लिखी है। और वहीं पर हम बात करें दोस्तों अन्वेषण विधि या खोज विधि के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, तो आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। और दोस्तों अरस्तु जी जो है ना इनकी एक पुस्तक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी एनिमा। कौन सी? डी एनिमा। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ना ये किसने लिखी? अरस्तु जी ने लिखी है। और अरस्तु जी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। किसका विज्ञान कहा है? आत्मा का विज्ञान अरस्तु जी ने और प्लेटो जी ने। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और साथ ही में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको बताता जा रहा हूँ व्याख्या के तौर पर यह कैसी लग रही है, तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि दोस्तों हम काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। आगे देखेंगे प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक कौन है। तो दोस्तों देखिएगा, यदि सुकराती विधि के जनक पूछे तो आप इनके नाम में ही इनके जनक का जो नाम छिपा हुआ है सुकराती, सुकरात, ठीक है ना। और यदि प्रश्नोत्तर करके आए तो दोस्तों प्रश्नोत्तर या सुकराती विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो सुकरात ही माने जाते हैं। अरस्तु के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में, और आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें दोस्तों पावलव की, तो इन्होंने दोस्तों कुत्ते पर प्रयोग करके शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था?
पावलोव जी ने दिया था। तो अब हम वहीं पर बात करें दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको दोस्तों कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग करने पर सन 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछले जो सीटेट एग्जाम है ना दिए हैं ना, उनसे जरूर पूछना। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रेंड करता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। बताइएगा, जो डिसलेक्सिया है वह किससे संबंधित है? व्यवहार संबंधित विकार है क्या, पठन विकार है क्या, गणितीय विकार है क्या, या फिर मानसिक विकार है? तो दोस्तों देखिएगा, जो डिसलेक्सिया है ना ये किससे संबंधित है? तो ये जो है ना दोस्तों, यह है पठन विकार से संबंधित है। अब आपको कैसे याद रखना, चलिए अब हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों देखिए, डिसलेक्सिया क्या लिखा है? ये डिसलेक्सिया, तो गाइस देखिएगा, एक छोटा बच्चा है, तो ये क्या लिखा है? लक्ष्य लिखा है ना। तो बच्चा लक्ष्य को क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में जब बच्चे इंग्लिश सीखते हैं ना, तो इस प्रकार से वह लक्ष्य नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? लुक्स पढ़ेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे को लेक्सिया लुक्स, तो लुक्स पढ़ने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं इससे कि डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है दोस्तों? पढ़ने से संबंधित है ना। किस विकार से? पठन विकार से संबंधित है। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। तो दोस्तों यह आवश्यक नहीं है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि, मतलब कि जो बुद्धि लब्धि रहती है काफ़ी ज़्यादा उच्च होती है, तो वह मतलब कि किस में अच्छे नहीं होंगे? कि अच्छे अंक प्राप्त करने में ये तो कर सकते हैं, विश्लेषण और अध्ययन ये भी ठीक है, लेकिन दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च है तो वह सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? दोस्तों देखिएगा, जो डेफिनेशंस रहती हैं, परिभाषा रहती हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सीटेट में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सीटेट ही नहीं बल्कि दोस्तों जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो बताइएगा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसका कथन है? स्किनर का, मैकडूगल का, वुडवर्थ का, या फिर वॉटसन का? तो वॉटसन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, वुडवर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, स्किनर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो परिभाषा है ना, किसने दी है? ये दी है मैकडूगल जी ने। किसने दी है? मैकडूगल ने दी है। याद रखना है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? तो मैकडूगल जी ने कहा है। आपको दोस्तों परिभाषा कैसे याद रखना है? आपको ये वर्ड याद रखना है, आचरण व्यवहार किसने दिए हैं अपनी परिभाषा में? तो हम देख सकते हैं मैकडूगल ने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक और परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अब यहाँ पर बात आ गई है व्यवहार का व अनुभव का विज्ञान है। तो ये जो परिभाषा है ना, ये किसने दी थी? तो यह स्किनर ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? स्किनर जी ने दी थी। आपको याद रखना है। और दोस्तों डेफिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना, उनकी आपको अलग से क्लास यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। और साथ ही में दोस्तों, यदि आपको, ठीक है ना, जो मनोविज्ञान है, एनवायरनमेंट है, इनके आपको यदि प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो दोस्तों आपको काफ़ी मतलब कम से कम कीमत पर, क्योंकि दोस्तों कम से कम कीमत पर इसीलिए प्रोवाइड करा रहा है क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें कम कीमत पर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 10 सेट जो है ना, अप्रोक्स आपको बता दिया जाएगा कितने मतलब पैसे में आपको यहाँ पर जो है ना वह मिलेगा कितने। तो आप यहाँ पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यदि आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? अभी हमने बात की थी कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा? प्लेटो और अरस्तू ने। अब बात हो रही है दोस्तों, जो मनोविज्ञान है उसको मन का विज्ञान किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था दोस्तों? पेस्टोलॉजी ने कहा था। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है पियाजे जी की। किसकी बात हुई है? पियाजे की बात हुई है। तो पियाजे से रिलेटेड दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार ट्रेंड करते हैं। इनके सिद्धांत को हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर पढ़ रखा है। आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप जरूर से इसको भी देख लें। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, जो पियाजे हैं ना, इन्होंने दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो अब दोस्तों याद रखना, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है संवेदी गामक अवस्था। कौन सी? संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर दोस्तों 2 वर्ष तक है, 0 से लेकर 2 वर्ष तक। उसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। याद रखना, इसकी अवधि पूछ ली जाती है। और अंत में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक या आगे तक भी रहती है। ठीक है ना, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो दोस्तों मतलब अधिगम का मतलब यहाँ पर होता है सीधा सा सीखना। ठीक है ना, आप यदि कुछ भी सीखते हैं ना, तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। तो निम्नलिखित में से किससे, मतलब किस में से, इन 4 ऑप्शन में से
वह कौन सा ऑप्शन ठीक है, जिससे कि शिशु को दोस्तों अधिगम में सहायता नहीं मिलती, या अपन ये कह सकते हैं कि सीखने में सहायता नहीं मिलती। अब देखिए, आप यदि बच्चे को पुरस्कार देंगे तो वह उत्साहित होगा, मोटिवेट होगा और दोस्तों वह सीखने की कोशिश भी करेगा, तो ये तो सहायता मिलती। अब स्कूल का बस्ता, ये राइट आंसर हो सकता है। अभिप्रेरणा से भी दोस्तों अनुकरण, इनसे भी सीखने में सहायता मिलेगी, लेकिन स्कूल के बस्ते से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की डैश भूमिका होती है। तो दोस्तों बच्चे का जो समाजीकरण होता है वह समाज के नियम सीखता है समाज में रहकर, तो किस मतलब जो परिवार है उसका जो परिवार रहता है बच्चे का, वह किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, तो बताइएगा किस प्रकार की भूमिका निभाता है। देखिए, मुख्य भूमिका, कम महत्वपूर्ण तो बिल्कुल नहीं, कम रोमांचकारी भी नहीं, ना ही गौण, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य भूमिका यहाँ पर पारिवारिक बच्चे के समाजीकरण में निभाता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। तो दोस्तों भाषा का जो विकास रहता है उसके लिए जो प्रारंभिक बचपन है वह किस प्रकार का काल है, बताइएगा। देखिए, अमहत्वपूर्ण, गलत बिल्कुल, ठीक है ना, निरपेक्ष भी नहीं है, ना ही कम महत्वपूर्ण, बल्कि अति संवेदनशील काल है। कैसा काल है दोस्तों, अति संवेदनशील काल है, क्योंकि दोस्तों उसके भाषा का जो मतलब आरंभ है ना यहीं से होता है, प्रारंभिक बचपन से ही। आगे देखेंगे, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। तो दोस्तों बताइएगा वह कौन सा मूल्यांकन है जो कि सीखने वालों की जो कमियां रहती हैं, कि उन्होंने जो सीखा है वह ज्ञान ठीक है या नहीं, कोई कमी रह गई है और कुछ यदि उसको कुछ कठिनाइयां आ रही हैं तो उनको कौन पहचानता है। देखिए, प्लेसमेंट, सारांश, सतत, बिल्कुल नहीं, सतत का मतलब रहता है रेगुलर मूल्यांकन करना। लेकिन दोस्तों हम बात करें नैदानिक मूल्यांकन की, तो ये क्या करता है, जो सीखा हुआ ज्ञान रहता है ना उसमें कमियों का पता लगाता है और कठिनाइयों को भी पहचानता है, और उसके बाद दोस्तों उपचारात्मक मूल्यांकन उनका किया जाता है और उनकी कमियों और कठिनाइयों को दूर किया जाता है। मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन किसने कहा था, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो किसने कहा था, अरस्तु जी ने कहा था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं अरस्तु जी से रिलेटेड, कि भाई आगमन विधि क्या है, आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि के जनक कौन माने जाते हैं, तो यह अरस्तु जी ही माने जाते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। तो दोस्तों शेषावस्था कब से कब तक रहती है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक रहती है, और कई मनोवैज्ञानिक ऐसे जो जन्म से 2 वर्ष तक भी मानते हैं, और कुछ तो दोस्तों यहाँ पर कुछ महीनों के लिए भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों जो मतलब यहाँ पर बात होती है अवस्थाओं की, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शेषावस्था, उसके बाद 6 से 12 तक बाल्यावस्था, उसके बाद दोस्तों 12 से 18 तक किशोर अवस्था, इस प्रकार से यहाँ पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों बताइएगा शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मोंटेसरी बिल्कुल सही है, खेल विधि बिल्कुल सही है, और किंडरगार्टन भी बिल्कुल सही है। मोंटेसरी विधि के जनक कौन है, मारिया मोंटेसरी है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है ना। इसके बाद खेल विधि की बात करें तो कोल्डवेल कुक का नाम आता है, किसका आता है दोस्तों, कोल्डवेल, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। इसके बाद किंडरगार्टन विधि दोस्तों इंपोर्टेंट है, फ्रोवेल ने दी है, किसने दी है दोस्तों, फ्रोवेल ने यहाँ पर किंडरगार्टन जो विधि है इसका प्रतिपादन किया, और ये शेषावस्था के लिए दोस्तों उत्तम शिक्षण विधियां हैं। तो हम राइट आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 लगा देंगे। आगे देखेंगे, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे अच्छा है, सर्वोत्तम है। देखिए, सारे बच्चे एक जैसे बिल्कुल नहीं होते, कुछ बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि दोस्तों प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, मनोविज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, कैसी होती हैं दोस्तों, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों ये संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ना कि बाधा, ना समस्या, ना ही परेशानी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खाली स्थान के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डेफिनेशन है ये किसने दी है, ये पियाजे जी ने दी है। हम बात कर चुके दोस्तों पियाजे जी की भी, फ्रायड जी की भी, ठीक है ना, याद रखना। और विश्लेषणात्मकता का सिद्धांत युंग ने दिया है, आपको याद रखना। और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो वह दिया है किसने, आपको याद होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, किसने दिया है दोस्तों, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने। एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। अब हम यदि बात करें एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत की, तो यहाँ पर नाम आता है विनय का। अल्फ्रेड विनय जो है ना, इन्होंने लगभग सन 1905 में एक तत्व बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखेंगे, बहु तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। अभी बात हुई है एक तत्व बुद्धि के सिद्धांत की, अब हम बात कर रहे हैं बहु तत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो यह दिया है थॉर्नडाइक जी ने। अब बात थॉर्नडाइक जी की हो गई है दोस्तों, इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्जाम्स हैं ना उनमें पूछे जाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा,
जो थॉर्नडाइक है ना, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया बिल्ली पर प्रयोग करके। किस पे प्रयोग किया है? बिल्ली पर प्रयोग किया। इन्होंने इनको दोस्तों एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी जो बुक है ना, उसके जनक के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने दोस्तों सीखने के 3 नियम जो कि मुख्य हैं, जिनमें दोस्तों सबसे पहला है तत्परता का नियम, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अभ्यास का नियम, और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कौन सा नियम? प्रभाव का नियम। इन्होंने ये दिए हैं। और 5 मुख्य जो गौण नियम है वह भी दिए हैं, सिर्फ उनके नाम याद रख लेना। और जो मुख्य नियम है ना, इनकी दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीट तौर पर क्लास देख लिया। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से देखें। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो है ना 20 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप जरूर से बताएं आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। 20 में से क्या 20 सही हुए हैं, या दोस्तों 15 सही हुए हैं, या 18, कितने, या 17, या 16, या 19, जितने भी सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और आपको यदि मैराथन क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम दोस्तों आपको जो मैराथन क्लासेस है ना प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मन लगाकर पढ़ते रहिए। आपका जो आने वाला सीटेट एग्जाम या कोई भी टेट एग्जाम है तो आप उसमें ज़रूर से सफल होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और साथ ही में दोस्तों जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर लिया होगा।